गोविंद सर से जानना चाहूंगा कि सर उनके क्या व्यूज हैं समाज सेवा के बारे में और समाज सेवा के लिए उनकी क्या डेफिनेशन है। तो सर मैं मानता हूं कि जो काम स्व से ऊपर उठ के किया जाता है वो सेवा है। अपने लिए सब कोई करता है, लेकिन समाज के लिए कोई जो सोचता है तो वो समाज सेवा है। और सेवा हमेशा भाव के साथ जुड़ी हुई होती है और भाव हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। जो काम व्यक्ति माइंड से करता है उसमें लेन देन का सोचता है, लेकिन जो काम व्यक्ति हृदय से करता है वो सेवा से जुड़ती है, वो समाज से जुड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो काम हृदय से होता है वो सेवा है। हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित वर्ड्स है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति मतलब समझ लो कोई व्यक्ति भूखा हो, वो अपने आप के उनके सामने एक थाली में थोड़ा खाना पड़ा हो, सब्जी हो, एक रोटी हो, और वो खाता है, वो प्रकृति है। लेकिन जो व्यक्ति के पास 2 रोटी है और सामने एक व्यक्ति खड़ा है, भूखा है, और उसको एक भी रोटी नहीं देता, वो विकृति है। और जो व्यक्ति के पास अपनी थाली में एक ही रोटी है लेकिन सामने वाले को एक आधी रोटी दे देता है, वो संस्कृति है। वो संस्कृति का निर्माण ही समाज सेवा है। मैं मानता हूं कि संस्कृति के निर्माण के लिए जो अपने आप से बाहर उठ के काम करता है वो सेवा है। जैसे भरत भाई ने अच्छा ही बताया, मैं मानता हूं कि हर तरह की सेवा होती है। किसी के पास पैसा हो, वो पैसा दे दे तो वो समाज सेवा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, भरत भाई जैसे बहुत ही अच्छे काम करते हैं, चाइल्डों का काम करते हैं और हम वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो भरत भाई का काम में हम नाणा का प्रदान करते हैं तो वो मैं मानता हूँ समाज सेवा है। कई लोग वस्तु से अनाज दे देते हैं, करियाना दे देते हैं, तो वो भी एक समाज सेवा है। कई लोग श्रम से सेवा करते हैं। जो अपने पास टाइम है वो टाइम देके भी समाज सेवा करता है। और सबसे बड़ी बात जो भरत भाई ने बताई, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सेवा एक आदमी को खड़ा करना है, अपने आप को खड़ा करना, उसके जीवन को अच्छी तरह से खड़ा करने की बात करता है, वो सबसे बड़ी समाज सेवा है। एक अंग्रेजी में कहावत है, टू गिव अ मैन अ फिश एंड फीड हिम फॉर द डे एंड टू टीच अ मैन टू फिश एंड फीड हिम फॉर द लाइफ। आप एक व्यक्ति को काम देते हैं और काम के जरिए अपने कुटुंब को भरण पोषण करने की एक तक देते हैं। मैं मानता हूं कि वो सबसे बड़ी सेवा है। तो जो व्यक्ति नौकरी देता है, जो व्यक्ति काम देता है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो एजुकेशनलिस्ट हो, वो सब मैं मानता हूं समाज सेवा कर रहा है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, क्योंकि ये ताल्लुक सभा से है, तो मेरी सेवा लिमिटेड है। क्योंकि आज अभी इस वक्त में मैं एक गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कॉरपोरेशन है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पहली बार इतने सालों में, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए काफी निगम थे, काफी स्कीम थी, लेकिन पहली बार गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनरिजर्व क्लास के लिए, ओपन कैटेगरी के लिए एक निगम बनाया है। और वो निगम में हम लोन देते हैं। विदेश अभ्यास के लिए 15 लाख रुपया की लोन 4% ब्याज पे देते हैं और वो पैसा उनको अभ्यास खत्म होने के बाद देना है। देश में अगर एजुकेशन करना है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसको भी 10 लाख रुपए तक की लोन हम 4% ब्याज पे देते हैं और वो भी अभ्यास खत्म होने के बाद ही उसको वापस देना है। ऐसे ही ब्याज सब्सिडी की बात है। कई बार कोई व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र बिजनेस करना चाहता है, कोई प्रोफेशन करना चाहता है, जैसे चार्टर अकाउंटेंट है, सीएस है या कोई डॉक्टर है, तो उनको 10 लाख रुपए तक की लोन हम 4% ब्याज पे देते हैं और ब्याज सब्सिडी भी देते हैं। आज समझ लो कि किसी चार्टर अकाउंटेंट ने, कोई डॉक्टर ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, वो 11% 12% तक सॉरी सर वो लोन एजुकेशन लोन
11% 12% पे बैंक से कौन लोन लिया हुआ है, तो उसमें हम 5% की ब्याज की सब्सिडी देते हैं। इतना ही नहीं, कई सहायकी निधि भी है, और सहायकी निधि में जैसे साइंस के अभ्यासक्रम वाले को हम 11-12 के लिए 15,000 रुपया एजुकेशन फी देते हैं। हम JEE नीट के लिए 20,000 रुपया एजुकेशन फी देते हैं। हम GPSC UPSC के लिए 20,000 रुपया एजुकेशन फी देते हैं। हम कई जगह पे, और एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट बनने के लिए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि इस देश में पायलट की जरूरत बढ़ेगी, जिस तरह से इस देश में 100 एरोड्रम बन चुके हैं, पायलट की जरूरत बढ़ेगी, तो उसके लिए 25 लाख रुपए की लोन 4% ब्याज पे हम देते हैं। और जो हॉस्टल में काम करता है, हॉस्टल में पढ़ता है, वैसे डॉक्टर के एजुकेशन के लिए या कन्या के एजुकेशन के 9 से 12 तक 15,000 रुपया भोजन सहाय देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो उत्थान के लिए करते हैं, एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए करते हैं, और यही काम मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा काम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला सवाल रुपिन सर से करना चाहूँगा। सर, कैरियर की शुरुआत में आपने एक नाटक में अभिनय करके शुरुआत की, उसके बाद आपको गुजराती नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी सम्मान मिला। उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फिर आपने शिक्षा में काफ़ी अपना योगदान दिया, और आप अपने कुछ शुरुआती संघर्षों के बारे में बताएं, और आप इन संघर्षों से कैसे उभरे इसके बारे में बताएं हमको, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली। इतने सारे फील्ड्स में आप काम कर चुके हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा? तो सर शॉर्ट में थोड़ा इसको बताएं। थैंक यू सर। अनुराग जी, आपका सवाल इतना बड़ा है कि मैं शॉर्ट में बोल नहीं सकता। मुख्य बातें बताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। हाँ बिल्कुल बताएंगे, कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की। यस सर। जैसे आपने बताया, आई स्टार्टेड माई करियर एज ड्रामेटिशियन। 10 साल तक मैंने बहुत ही ड्रामा किए, उसमें यूनिवर्सिटी बेस्ड एक्टर बना और गुजरात स्टेट का भी बेस्ट एक्टर बना। बाद में मैंने जेसीस में बहुत पार्ट लिया। गुजरात जेसीस इंटरनेशनल नाम की एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो 18 से 40 तक के लोगों के लिए है। उसमें मैं सूरत चैप्टर का तो प्रेसिडेंट बना, लेकिन मैं गुजरात स्टेट का प्रेसिडेंट बना और इंडियन जेसीस का ट्रेजरर बना। ये दोनों संस्था मेरे पाए में है। मेरा जो को भी अभी व्यक्तित्व दिखाई रहा है, दैट बिलोंग्स टू दोस टू इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसमें मैं आत्मनिर्भर हुआ, आत्मविश्वास मेरा बढ़ा, मेरी जो प्रस्तुत करने की क्षमता आई, अपने आप को प्रस्तुत करने की, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो कोई अन्य स्तर पे हो, प्रेजेंटेशन का जो माहौल बना वो उसके हिसाब से ही बना, और ये संस्था ने ही मुझे बनाया। जैसे आपने बताया कि भाई क्या स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ द लाइफ एवरीवेयर। इफ यू स्टार्ट एनी वर्क यू विल हैव टू फेस द स्ट्रगल। मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी को 3 C के साथ रहना पड़ता है। C मतलब हूँ, मैं ऐसे ही C नहीं बता रहा हूँ, मैं C अल्फाबेट बता रहा हूँ। पहला C है कन्फ्रंटेशन, कि आप जैसे ही काम शुरू करें ना, तो एक असंतुष्ट लोगों का टोला आपके आसपास हो जाता है, और वो देखता रहता है कि वो आगे नहीं बढ़े, तो कन्फ्रंटेशन चालू हो जाता है। जैसे आप कोई नए विचार डाले तो बोले कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में एक समय ऐसा आता है कि जिसमें लोग समझते हैं कि भाई ये तो काम करता ही रहता है, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, फिर बोले जाने दो, उसको जो करना है वो करे। और लास्ट में एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्स आता है। तो ये 3 C हर एक की लाइफ में आता है, कन्फ्रंटेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्लीमेंट्स। निदा फाजली की एक गजल है, सफर में डूब तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में डूब तो होगी तो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपना आत्मविश्वास खड़ा करना है, तो अपने आप से जूझना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। अगर अपने आप में आत्मविश्वास बन जाए तो हर डेफिनेटली आप यू विल गेट
योर वे टू गो अहेड। और आत्मविश्वास सबर आप बात कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आत्मविश्वास होना जरूरी है, तब भी जाके बात बनती है। और ये इंस्पिरेशन अपने आप से मिलता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला जरूरी है। अपने आप में हौसला रखेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। मैं मानता हूं कि दूसरों के पहचान, क्यों जनरली हम बात क्या करते हैं, जब से गांधी जी कह के गए कि अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हम पड़ोसी को ही देखते रहते हैं। वो क्या करता है? अरे भाई अपने आप को देखो, आप क्या है, आप क्या चीज है, आप में क्या शक्ति है, आप में क्या खामी है, आप में क्या खूबी है। अगर ये बात आप कर सके तो मैं मानता हूं कि कोई भी जंग आदमी जीत सकता है। और मैं आपने बताया लास्ट में कि भाई कैसे आपने ये सब किया, तो मैं तो एक जीवन मंत्र लेके चलता हूं कि जो भी संस्था में गया, अगर टॉप पे गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, फिर मैं वहां जाता नहीं। जहां तक वो इमीडिएट चालू प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है या आईपीपी है तब तक ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर को बुलाए तब भी जाने का, और अपना दूसरा फील्ड देख लो, तब जाके ये स्प्रेड होता है। नहीं तो क्या होता है, मैंने जनरली देखा है कि एक आदमी पास प्रेसिडेंट बन गया ना, फिर वही उसी के संस्था में आगे पीछे घूमता रहता है। डोंट डू दैट, then you will flourish। और आप समाज के लिए जुड़े अलग अलग फील्ड में भी काम कर सकते हैं। तो मैंने तो यही नीति अपनाई है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए, सामने से संस्था आपको बुलाए तो जाओ, सेवा करो, क्योंकि ये आपकी मातृ संस्था है। लेकिन आप अपना दूसरा फील्ड ढूंढो, तब जाके दूसरे फील्ड में आप कार्य कर सकेंगे। और इसी वजह से मैं इतने सारे फील्ड में काम कर सका हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर अगला सवाल भी आप ही से है। आप सूरत से पहले मेंबर थे जो सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से वेस्टर्न रीजन में गए, वेस्टर्न रीजन के आपने चुनाव लड़े और आप उसमें जीते, और आप सूरत में आपने एग्जामिनेशन सेंटर लाए, सूरत में आपने इंस्टीट्यूट की आप ब्रांच लाए। तो सीए इंस्टीट्यूट के लिए इतना सारा काम करने के पीछे मतलब एक क्या मकसद था आपका, या फिर और कैसे मतलब आपको मोटिवेशन मिला और आपने ये सब किया? देखो, मैं मानता हूँ मोटिवेशन तो अपने आप से ही मिलता है, हृदय से जो काम होता है। मैंने आपको बताया, सेवा की भावना होती है, वो आदमी अपना फील्ड ढूंढ ही लेता है। जहाँ तक सीए का सवाल है, मैं सीए हुआ तब पहले 50 सीए भी यहाँ नहीं थे सूरत में। मैं पहली बार 1985 में वेस्टर्न रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, तब यहाँ 72 सीए थे। और पहली टर्म में मैं ट्रेजरर था WRC का, वेस्टर्न रीजन का। और दूसरी टर्म में जब मैं 88 में लड़ा, तब यहाँ 176 सीए थे। लेकिन मैं लड़ा और मुझे सफलता इसलिए मिली क्योंकि वेस्टर्न रीजनल काउंसिल में काफ़ी सीए मेंबर्स थे, और मुंबई अकेले में 15,000 सीए थे। फिर भी मैं इसलिए जीता क्योंकि मेरी जो जीसीस की एक्टिविटी थी उसमें काफ़ी यंगस्टर्स सीए थे और मुझे पहचानते थे, तो मैं जंग जीत गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे सबसे बड़ा आत्मसंतोष ये है कि जब मैं इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के पास गया, मैंने कहा कि साहब हमें सीए का सेंटर चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। बोला कि रुपिन आपके पास तो 176 ही सीए है, आप 300 स्टूडेंट कैसे ला पाएंगे? मैंने कहा अगर कॉस्ट का सवाल हो तो वो कॉस्ट की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, लेकिन आप सीए का सेंटर चालू करें। क्योंकि हम उस वक्त पे, हम और भरत भाई दोनों साथ में बड़ौदा और अहमदाबाद और मुंबई जाके एग्जामिनेशन देते थे। तब हमें महसूस होता रहा कि कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे कहीं और शहर में जाके पढ़ना बहुत मुश्किल था। और वो प्ले मेरी स्वीकार की गई और इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने मुझे एग्जामिनेशन सेंटर दिया। तब मैं सबसे बड़ा आत्मसंतोष हुआ कि मैंने अपने फैटर्निटी के लिए, सीए फैटर्निटी के लिए कुछ ऐसे पाया का काम किया है जो हर साल वो नया सीए बनाने में काम कर सकता है। और आज कितने सारे हजारों सीए के स्टूडेंट यहाँ काम करते हैं। नॉट ओनली दैट, आज मुझे आत्मविश्वास संतोष इसलिए हो रहा है कि 1 से 50 जो रैंकर्स होते हैं उसमें 5-10 तो सूरत के होते हैं। इससे बड़े संतोष की बात क्या हो सकती है? और दूसरा जो बात आपने बताया कि इंस्टीट्यूट का केंद्र लाने की बात थी,
तो वो भी मैंने कहा कि भाई 176 तो है, लेकिन है तो सही, तो आप हमें एग्जाम एक इंस्टीट्यूट का ऑफिस प्रीमाइसिस दीजिए, और वो भी मैं करवा के लाया। तो आज समझ लो कि हर तरह से वो फ्लरिश हो रहा है। और फॉर्चुनेटली आई शुड नॉट से, बट आई कैन प्राउडली से कि अभी भी जो इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग बन रहा है, उसमें जो कलेक्टर के कचेरी से जो प्रॉब्लम हुआ था, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, और कलेक्टर के साथ अच्छी फ्रेंड के हिसाब से वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया है। तो आज अभी नया बिल्डिंग भी बन चुका है, इसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा प्रदान है। तो ये तो मेरी मातृ संस्था है, सीए मेरा प्रोफेशन है, सीए मेरी पूजा है। तो मैं जब भी अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, तो मैं प्रोफेशन के लिए हर समय पे, कोई भी सीए के लिए, क्योंकि जब मैं वेस्ट इंडीज रीजनल काउंसिल का मेंबर था ना, तो कई मेंबर्स आते थे, राजकोट से आते थे, कई जोधपुर से आते थे, कोई कलकत्ता से आते, बोले कि मुझे सीए की ऑफिस यहाँ करनी है। मैंने कहा कि आपका कोई क्लाइंट है क्या, आपका कोई रिलेटिव है, यहाँ कैसे आ गए? बोले नहीं, ऐसा ही हमने सोचा कि सूरत में बिजनेस अच्छा है तो हम आ गए। और आप देखो, आप पूरा रिंग रोड देखो, कितने कितने सीए, कितने सारे, आज 4000 से ऊपर ज्यादा सीए इस शहर में है। तो ये सबसे बड़ी संतोष की बात है। तो मैंने जो भी किया अपनी फर्ज समझ के किया है, और अभी भी किसी भी कोई सीए का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं करता रहूंगा। और सीए इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम हो या चाहे अपनी ब्रांच का प्रॉब्लम हो, हर हमेशा मैं अपना प्रदान करता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। रुपिन सर, मेरा सवाल अभी आपसे है। हाँ जी। आपने एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत सारे कॉलेजेस जो है यहाँ सूरत में लेके आए, आप सीए में भी आप थे, WIRC में, तो आपने हमेशा मंत्रालयों के साथ में, उच्च अधिकारियों के साथ में काम किया। तो सर एक सवाल है कि वो जो लाइजनिंग होती है कि उनको मनाना, उनके साथ उनको मैनेज करना, सर हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये क्वेश्चन निकल के आया कि किस तरह गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और ऑफिसर्स के साथ तालमेल बैठाया जाए। वेल, मैं मानता हूं कि अगर आपका ध्येय अच्छा हो, आप अच्छे ध्येय के साथ कोई भी एजुकेशन फील्ड में काम करते हो, तो अपने आप में रास्ता निकल जाता है। वैसे एजुकेशन फील्ड में मेरे प्रेरणा मेरे फादर थे, रमेश चंद्र पच्चीगर। वो सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और वो टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉरपोरेटर थे यहाँ पे सूरत में। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल के लिए, जो अभी स्कूल है, उसकी जमीन मेरे फादर ने एज ए टाउन प्लानिंग कमेटी चेयरमैन सैंक्शन किया था। और उसके बाद सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी जो पहला दान आया 50 लाख का छनाबाई सेठ का, वो भी मेरे फादर के थ्रू हुआ। और बाद में गोविंद भाई जोड़किया के पास से दान आया रामकृष्ण इंस्टीट्यूट के लिए, वो भी मेरी फादर के थ्रू था। तो ये सब मैंने देखा कि भाई ये एजुकेशन फील्ड ऐसा फील्ड है कि जहां हम काम कर सकते हैं। तो मैं भी सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में जुड़ गया। मैंने 20 साल काम किए, हर स्टेज पे काम किए। मैंने एज ए फाइनेंस कमेटी चेयरमैन काम किया, VC2 के पोजीशन पे काम किया, VC1 के पोजीशन पे काम किया, और चेयरमैन की पोजीशन पे काम किया। लेकिन चेयरमैन के पोजीशन पे जब मैंने काम किया, तो वो जो बातें, जो नई नई बातें जो एजुकेशन में लानी थी, वो मैंने की। जैसे कि मैं मानता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल स्कूल में मैंने एक नृत्य का क्लास चालू किया, मतलब नृत्य एक सब्जेक्ट बना दिया। और भरतनाट्यम के जो क्लासेस थे, वो लड़की जो पहले स्टैंडर्ड में आती है वो भरतनाट्यम की क्लास चालू करती है, और 7th स्टैंडर्ड में वो भरतनाट्यम खत्म होता है साल का, और वहाँ स्कूल ही भरतनाट्यम में वो काम करता है। तो ऐसी बातें जो एजुकेशन में जरूरी थी, वो मैंने की। मेरा सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कि प्रदान हो सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में, वो इवनिंग कॉमर्स कॉलेज थी। मोदी साहब मेरे टेन्योर पे 3 टाइम सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में आए थे एज अ गेस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि रुपिन ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो 4 घंटा चलती है। मैंने बस सब बात की आपकी सही है। तो उसी से आइडिया लेकर उन्होंने ही बताया कि भाई उसको ज़्यादा
आप कहीं से भी उससे इस्तेमाल करो। तो मैंने सर के पी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रीमाइसेस में इवनिंग कॉमर्स कॉलेज चालू की। इवनिंग कॉमर्स कॉलेज चालू करने से क्या नौकरियात वर्ग था, उसको भी क्लासरूम का शिक्षण मिला, वो सबसे बड़ी बात थी। तो ये सबसे बड़ी बात इवनिंग कॉमर्स कॉलेज की हमने की। त्यारबाद उसके बाद मैंने एजुकेशन थ्रू ड्रामा किया। एक ड्रामा कंपटीशन स्कूल के कोई अभ्यासक्रम से जुड़े हुए कोई पाठ्य पुस्तक आधारित हो, वो मैंने चालू किया। एक साइंस का विद्यार्थी प्रयोग करता है तो प्रयोग में जो काम करता है वो अगर वो स्टेज पे दिखे तो उसको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ड्रामा को मीडियम बना के मैंने एजुकेशन दिया। और वैसे मैंने कहा कि कविता क्यों मुंह पे नहीं आती? अगर फिल्मी सॉन्ग मुंह पे आ जाते हैं, ओम शांति ओम फिल्म का सॉन्ग मुंह पे अपने बच्चे गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, तो अपनी दलपत की कविता, अपनी नरबत की कविता क्यों नहीं आती? तो मैंने कविता की सीढ़ी बनाई। हर एक धोरण के लिए एक कविता की सीढ़ी, जो पाठ्य पुस्तक की सीढ़ी थी उसको रिदम में ट्रांसफर किया। मैंने 7 म्यूजिशियन को वो काम सौंपा। हर एक म्यूजिशियन को एक धोरण का मैंने बोला कि ये जो कविता है आपको वो उसको संगीत में कंडारनी है। और वो प्रयोग इतना चला कि 30 रुपीज में मैंने वो सीडी कविता की दी। और मैंने वो भी बताया कि भाई आप तो अच्छे घर से है और आप बर्थडे के टाइम पे रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट में अगर आप ये 7 धोरण की सीडी दे दे, कविता की सीडी दे दे, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो इस तरह से मैंने एजुकेशन को प्रमोट किया। बाद में मोदी साहब के साथ काफी ताल्लुकात रहे, क्योंकि मुझे उन्होंने नगर प्राथमिक शिक्षण समिति का अध्यक्ष बनाया 2006 में। और 2006 से 2011 तक मैंने नगर प्राथमिक शिक्षण समिति, कॉर्पोरेशन स्कूल हम जो बोलते हैं, प्राइमरी सेक्शन के 270 स्कूल्स चलाए। और 270 स्कूल्स पहले नंबर से जानी जाती थी, स्कूल नंबर 1 to 270। आई गेव नेम टू ईच एंड एवरी स्कूल। उसमें कवि के नाम दिए, साहित्यकारों के नाम दिए, राजनीतिक नेताओं के नाम दिए, खिलाड़ी के नाम दिए, संतों के नाम दिए। तो एक आत्मीयता बढ़ी। एक स्कूल नंबर 1 से जानी जाए, उसको बोले कि गांधी जी, महात्मा गांधी स्कूल, मोरारजी देसाई स्कूल, तो इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहां तक कि मैंने ये देखा कि हिंदी स्कूलों में मैंने हरवंश साहिब बच्चन का नाम भी दिया, उर्दू स्कूलों में, मराठी स्कूलों में उसके साहित्यकारों के नाम दिए। मतलब एक आत्मीयता वातावरण बढ़े, ऐसा काम, बेसिक काम मैंने किया, जो मोदी साहब के हाथों उसका नामकरण हुआ और वो एक रिकॉर्ड बन गया। और आज मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोदी जी के साथ हूँ। ये सबसे बड़ी मेरे लिए आत्मसंतोष की बात है। फिर मोदी साहब ने मेरे एक काम बहुत भी सराहनीय किया उन्होंने। मैंने स्कूल एंथम बनाया था नगर प्राथमिक शिक्षण समिति का। वो एक दिन अचानक ही मोदी साहब का फोन आया, बोला कि तू स्कूल एंथम बोल। तो मैंने बोला कि भणवानी बहु मजा छे, रमवानी रजा छे, शाळा सखी सहेली, शाळा हमारी माँ छे। ये वर्ड्स इतने अफलातून है कि एक अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए प्रेरणा देता है। मोदी साहब ने एक बार मेरे फंक्शन में आए, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के नामकरण की विधि में, उन्होंने ये देखा, ये उस टाइम पे वो खड़े हुए थे, उन्होंने उसके दिमाग में रह गया। 6 महीने के बाद उन्होंने याद किया और उन्होंने अपने आप में लिख दिया। ऐसा नहीं बोला कि पीए को लिखवा दो, उन्होंने खुद लिख दिया। और लिखने के बाद मैं बोल नहीं सकता साहब क्यों आप लिखवा रहे हैं। तो बाद में तीसरे दिन जब प्रवेश उत्सव का पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट आया, तो न्यूज़पेपर में उसका मुखड़ा ऊपर था, भणवानी बहु मजा छे, रमवानी रजा छे, शाळा सखी सहेली, शाळा हमारी माँ छे। मतलब ये जो काम है वो मैंने किया, तो मैंने संतोष। दूसरा एक बड़ा काम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में जो मैंने किया, वो इंग्लिश मीडियम चालू की। वो भी मोदी साहब के हिसाब से हुई। मैंने मोदी साहब को बोला कि साहब ये अपने जो तेलुगु भाषा में हम एजुकेशन देते हैं, तो तेलुगु में 7 धोरण के बाद उसका भविष्य का, अगर वो लोग चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में आए या हिंदी मीडियम में आए। हिंदी मीडियम में आना नहीं चाहते लेकिन इंग्लिश मीडियम में आना चाहते हैं, तो आप मुझे सैंक्शन दो। तो उन्होंने सैंक्शन एक ही मिनट में दे दी।
और ये काम हुआ, और इंग्लिश मीडियम नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में चालू हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन मेरा है, मैं ये गर्व के साथ कर सकता हूँ। दूसरी बात, हमने सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी में प्राइवेट सेक्टर में स्कूल चलाई, आप भी अग्रवाल समाज भी काफ़ी अच्छी स्कूल चला रहे हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में हम जो सुविधा दे रहे हैं वो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो प्रोसीजर के साथ काम करना पड़ता है। कॉरपोरेशन में वो उसका बजट पास करवाना और बाद में वो इस्तेमाल करना उसका, वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर था। मैंने जन भागीदारी की नीति बनाई। 24 स्कूल, इस शहर में दानियों की कमी नहीं है, 24 स्कूल लोगों ने दत्तक ले ली। वल्लभ भाई सवाणी ने जो पहली स्कूल ली, जब राणा प्रताप स्कूल वरासर रोड पे चालू हुई, तो आप मानोगे नहीं, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की शाला में एडमिशन के लिए लाइन लगी थी, 700 एडमिशन वेटिंग लिस्ट पे थे। मुझे 2 पाली चालू करनी पड़ी, कुमार और कन्या, और इस तरह से काम किया। ऐसे ही भाई गोविंद भाई लालजी ढोलकिया ने 4 स्कूल ली, रूपाबेन मेहता ने एक स्कूल ली, एक चुम्बेश नाम की संस्था है, उन्होंने काफी लोग फिर जुड़ते रहे और उन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने औषधि के बाग बनाए, औषधि के बाग बनाने के बाद उस पे ऊपर लिखा कि भी ये औषधि ये रोग के निदान के लिए दी जाती है। तब एक साइंस और एजुकेशन जुड़ गया, तो ये सब कार्य करने में बहुत ही मजा आया। और इस तरह से मैंने एजुकेशन के काम किए। मैंने एक ही बात देखी है कि आप अच्छा काम करने के लिए तैयार हो तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर और कोई भी राजनेता ना नहीं बोलता, क्योंकि वह समाज का काम है। एजुकेशन एक समाज का काम है और समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी राजनेता हो, वो आपके काम में आपको सहाय करेगा करेगा और करेगा। और यही पॉलिसी रख के मैंने सबके साथ लाइजन किया। लाइजन का मतलब आजकल दूसरा होता है, वो नहीं किया हमने लाइजन अपने बेस से किया है, अपने ध्येय से किया है, अपना ध्येय लेके आगे बढ़े हैं और वो बढ़ा के हमने काम किया है, तो इसका मुझे आत्म संतोष है। धन्यवाद, धन्यवाद सर जवाब के लिए, धन्यवाद। ये एक ट्रेडिशन रहा है कि हम हमारे सारे स्पीकर से एक एक किताब का नाम पूछते हैं जो वो हमारे व्यूअर को रिकमेंड करे पढ़ने के लिए। तो मैं आप तीनों से एक एक किताब का नाम जानना चाहूंगा जो आप हमारे व्यूअर्स को पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे। सबसे पहले रुपिन सर, फिर भरत जी और फिर विनोद जी। आप एक एक करके अब एक एक किताब का नाम बताइए सर। वेल, मैं तो गुजराती लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, तो नेचुरली मैं गुजराती बुक का ही रेकमेंड करूँगा। उनमें गुणवंत शाह की जो किताब है रामायण, वो सबसे बढ़िया है, आपको वो पढ़नी भी चाहिए। और रामायण तो आजकल इतनी छाई हुई है इस देश में, मैं मानता हूँ कि अगर वो पढ़ेंगे आप तो राम का चरित्र अपने आप में उजागर होगा और आप कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे।